तो हम रिवीजन करने वाले हैं सोशल जस्टिस का यानी सामाजिक न्याय की यूनिट 3 का। तो ये यूनिट थोड़ी बड़ी है, इसमें अति संवेदनशील वर्ग हैं। तो अति संवेदनशील वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो अति संवेदनशील वर्ग में श्रमिक वर्ग है, अनुसूचित जातियां हैं, गरीबी भुखमरी की समस्याएं हैं, महिलाएं भी इसमें आएंगी, बच्चे आएंगे, वृद्ध आएंगे, ट्रांसजेंडर आएंगे, मादक द्रव्य पदार्थ और दिव्यांगजन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और सबकी समस्याएं और संवैधानिक प्रयास ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और अल्पसंख्यकों के जो भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अब है अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा। पहला अल्पसंख्यक समुदाय अति संवेदनशील, जो संवेदनशील वर्ग हैं उनमें अल्पसंख्यक समुदाय शुरू से करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से सामान्य अर्थों में वह समुदाय जिनकी संख्या कम हो और जो कुछ मामलों में वंचित हों, स्वयं को वंचित महसूस करते हैं और जिनकी विशिष्ट भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान हो, तो जिनके आधार पर वे अपने को अलग महसूस करते हों, तो अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय कहलाएंगे। परंतु भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 29 में शामिल किया गया है, परिभाषा नहीं है लेकिन। और कहा गया है कि यह वह नागरिकों का वह हिस्सा जिसकी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति भिन्न हो, और वह एक पूरा समुदाय हो सकता है जिसकी सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक समुदाय के रूप में देखा जा सकता है, तो वो अल्पसंख्यक समुदाय होगा। तो इस तरह से संविधान में उन्हें बता दिया गया है कि नागरिक जिनकी भाषा, लिपि, संस्कृति अलग हो और समुदाय से अलग हो तो अल्पसंख्यक समुदाय होगा। फिर इनके संबंध में है अनुच्छेद 30 में। तो अनुच्छेद 30 में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की दो श्रेणियाँ यानी धार्मिक और भाषाई का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 30 में। तो भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर किया गया है। अनुच्छेद 350 ए और बी में केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो इस तरह संविधान में अनुच्छेद 350 में भी है भाषाई संबंधित और 30 में भाषा और धर्म दोनों से संबंधित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार अल्पसंख्यक वह समुदाय है जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया, यानी केंद्र सरकार ने जैसे सूचित किया हो तो वो अल्पसंख्यक होगा। अब है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा जो C है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा 2C, तो 2C के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें 5 धार्मिक समुदाय, तो उन्होंने उसी जो धारा अधिनियम था तो 1992 वाला, तो उसी अधिनियम की धारा 2C के तहत उन्होंने क्या किया 93 को एक सूचना जारी की जिसमें 5 धर्म के समुदाय जैसे मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध हैं और पारसी, इन सबको उन्होंने अल्पसंख्यक कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया गया। और पुनः 27 जनवरी 2014 को इनमें जैन को भी छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल कर दिया। तो अब जैन भी इसमें शामिल हो गए हैं। फिर नोट है कि 2018 में कर्नाटक सरकार द्वारा लिंगायत को राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2D के तहत अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। तो कर्नाटक में लिंगायत जो समुदाय है तो उसको दर्जा दिया गया। अभी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास इस तरह लंबित था ये। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा संबंधी विवाद। तो अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा का आधार राज्य हो या केंद्र हो, इसके संबंध में विवाद है। क्या हिंदू धर्म को कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो ये इस संबंध में फिर समीक्षा है। तो उपरोक्त दोनों मुद्दों पर विचार उपरांत निष्कर्ष देते हैं। तो निश्चित रूप से
अल्पसंख्यकों की परिभाषा आज एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। इसलिए ज़रूरत है कि अल्पसंख्यक समुदाय की एक वस्तुनिष्ठ परिभाषा देने की, यानी उनकी एक निश्चित परिभाषा हो और संविधान में निहित आदेशों के अनुरूप हो। इस हेतु अल्पसंख्यक की परिभाषा का निर्धारण राज्य के स्तर पर किया जाना चाहिए, यानी हर एक राज्य के स्तर पर किया जाना चाहिए और इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई विशिष्टता के साथ साथ वंचितता के तत्वों को भी आवश्यक रूप से शामिल किया जाए तो तर्कसंगत होगा, यानी कौन वंचित है कौन नहीं इस पर भी तय किया जाना चाहिए। तो यह तर्कसंगत होगी। रही बात हिंदुओं की, तो अल्पसंख्यक का दर्जा देने की तो यहाँ उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक समुदाय का केंद्रीय तत्व वंचित समुदाय है, यानी केंद्र स्तर पर देखा जाए केंद्रीय स्तर पर कौन वंचित है तो इसका आधार संख्या का कम होना है। इसीलिए ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में हिंदू कमज़ोर हैं और संख्या की दृष्टि से भी कम हैं, तो कुछ बूढ़े भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा, तो उन्हें भी क्या होना है, अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा किया जा सकता है, तभी सामाजिक न्याय के आदर्श की प्राप्ति संभव हो सकेगी। तो कुछ जो मतलब जहाँ वो भी कम संख्या में है तो उन्हें भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से। भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्याएं और अति संवेदनशीलता का स्वरूप। तो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कौन कौन से हैं, हम जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो उनकी समस्याएं हैं, तो गरीबी है, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, अशिक्षा और रूढ़िवादिता की समस्याएं हैं, स्त्रियों की निम्न स्थिति का होना है, फिर भय और असुरक्षा की समस्या है, सांप्रदायिकता एवं जानमाल की हानि है। तो सांप्रदायिकता भी है और जानमाल की हानि है भी, और जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी है। तो इस तरह से उनके मतलब समस्याएं हैं मुसलमानों के पास, अल्पसंख्यकों की समस्याएं। ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएं, तो इनमें धर्मांतरित यानी जिन्होंने धर्म परिवर्तित कर दिया है, ईसाइयों में गरीबी की समस्या है। धर्मांतरित करके बने हैं जो ईसाई, वो उनमें गरीबी है। धर्मांतरित दलित ईसाइयों में छुआछूत की समस्या है। हिंदू कट्टरतावाद के उभार से ईसाइयों में भय एवं असुरक्षा की समस्या है। जो हिंदू कुछ कट्टरवादी हो गए हैं तो उनके कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं भय वाली। अब अल्पसंख्यकों हेतु किए गए संवैधानिक और वैधानिक रक्षा उपाय। तो सामान्य क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र की संकल्पना उभरी है कि संविधान में तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार, तो उन्हें क्या क्या मतलब अधिकार और विशेषताएं दी गई हैं। तो अनुच्छेद संविधान में क्या किया गया, तो अनुच्छेद 19(1) के तहत अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। तो अल्पसंख्यकों को 19(1) में है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखें। 29(2) में है, अनुच्छेद 29(2) में कि धर्म, भाषा के आधार पर किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से उन्हें रोकने पर पाबंदी है, यानी किसी में शिक्षा संस्था में उसे प्रवेश पर रोका नहीं जाएगा। अब है 30(1) अनुच्छेद 30(a) में जो है, तो अब अपने शैक्षिक संस्थान खोलने और प्रबंधन के अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को। 30(2) में है कि अल्पसंख्यकों के प्रबंधन वाले शैक्षिक संस्थानों को राज्य से प्राप्त सहायता में भेदभाव निषेध है, यानी राज्य उनके साथ शैक्षिक संस्था में अगर पैसा लगाता तो उनके साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करेगा। फिर 350 में है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एवं विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान होगा। जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस तरह से हैं। अब संविधान में बहुलक समाज की परिस्थिति को स्वीकारता, अर्थात संविधान में बहुसंख्यक समाज को मतलब बहुत सारे विविधता वाले समाज को स्वीकार किया है, अर्थात विविधता में एकता के आदर्शों को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कहेंगे उसको। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय 1992 में
1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन 17 मई 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के कार्यकाल में हुआ। तो 17 मई 1993 को हुआ पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय अल्पसंख्यक आयोग। इसके उद्देश्य और कार्य क्या थे? तो अल्पसंख्यकों की उन्नति और विकास का मूल्यांकन करना, कि अल्पसंख्यक कितनी उन्नति हुई, कितना विकास हुआ, इनके संरक्षण से जुड़े कार्यों की निगरानी करना, इनके संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्लान बनाना, संरक्षण उनका हो इसके लिए प्लान बनाना, और इनके विकास से जुड़े अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना। फिर इनकी समस्याओं, कारणों के समाधान के उपाय की अनुशंसा करना, कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके कारण क्या हैं, उनका समाधान किस तरह से हो रहा है। इससे संबंधित शिकायतों को देखना और उनसे जुड़े अधिकारियों के समक्ष रखना। तो अल्पसंख्यकों की जो शिकायतें हैं उनको देखना और उनके अधिकारियों के समक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष रखना उनकी समस्याओं को। तो ये सारे कार्यों के लिए उन्हें बनाया गया था। अब समीक्षा है तो निश्चित ही यह आयोग अल्पसंख्यकों के विकास एवं रक्षा उपाय में सहायक रहा है, परंतु इनकी अनुशंसाओं को और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू करके अल्पसंख्यकों के रक्षा उपाय में आयोग को प्रासंगिक बनाया जा सकता है। यानी और दृढ़ इच्छा शक्ति से अगर वो काम करें तो उनकी आयोग जिस काम के लिए बनाया गया था तो और अच्छे से काम कर सकता है, यानी उसकी महत्व बढ़ जाएगा, प्रासंगिकता बढ़ जाएगी। अब है वक्फ प्रशासन एवं केंद्रीय वक्फ परिषद। तो केंद्रीय वक्फ परिषद यानी मुसलमान या अल्पसंख्यकों की सार्वजनिक संपत्ति वक्फ की देखभाल या प्रशासन से संबंधित, यानी अल्पसंख्यकों की जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी देखभाल के लिए प्रशासन के संबंध में बनाया है ये वक्फ परिषद। 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 द्वारा स्थापित किया था। तो वक्फ परिषद कब बना? 1964 में, और अधिनियम 1954 के आधार पर बना था। 1995 में वक्फ प्रशासन अधिनियम पारित हुआ और 2013 में इसमें संशोधन भी हुए। तो 1995 में वक्फ प्रशासन अधिनियम पारित हुआ, 13 में इसमें संशोधन भी हुए। इस द्वारा एक केंद्र वक्फ परिषद का गठन किया गया है, यानी केंद्र के स्तर पर एक वक्फ परिषद गठित होगी, तो इसके आधार पर इन्हें गठन किया गया। यह परिषद वक्फ के समुचित प्रशासन, यानी वक्फ का जो संपत्ति है उसकी अल्पसंख्यकों की सार्वजनिक संपत्ति, उसका समुचित प्रशासन, विकास, प्रबंधन, उसे जुड़े कार्यों का निष्पादन करना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, अब शिक्षा के लिए जो संस्था है उनके लिए भी आयोग है। तो इसमें उनके लिए भी है कि किसी भी शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और उसे देश के किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2004 पारित करके पुनः 2006 से 2010 में संशोधन किया गया। इस आयोग का गठन किया गया है। तो उनके गठन के लिए ऐसा आयोग का गठन किया गया है। फिर 2010 में इसमें फिर से संशोधन के बाद 2010 के संशोधन के बाद राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को आवेदन पत्र मिलने के 60 दिनों के भीतर एनओसी देना होगा। नहीं देने पर आयोग पूछताछ कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर स्वयं ही एनओसी प्रदान कर सकता है। तो इस तरह के प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों की समीक्षा और सुझाव। तो अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रयास या वैधानिक प्रयास किए गए उनकी समीक्षा। तो निश्चित रूप से उपरोक्त संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षोपाय ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे उपलब्धियों की चर्चा इसमें कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों ने आयोग ने क्या किया है? संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपायों के लिए दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इनकी उपलब्धियां कहाँ हैं?
संस्थान हैं, परिषद हैं, कार्य हैं, उपलब्धियां। आगे देखते हैं इनकी उपलब्धियां। बावजूद इसके हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारतीय अल्पसंख्यकों से, मुख्यतः मुसलमानों से जुड़ी कई समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। जैसे कमियों एवं समस्याओं की चर्चा, तो कमियां पहले पढ़ चुके हैं कि क्या कमियां और चर्चा हैं, तो यही सब कमेटी की रिपोर्ट से चर्चा कर सकते हैं। इस स्थिति के लिए मुख्यतः निम्न कारण उत्तरदायी रहे हैं: संविधान और कानून की अस्पष्टता होना, फिर जटिल और लेट लतीफ़ और महंगी न्याय व्यवस्था होना, और मुसलमानों में अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी। अब सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण, तो ये कमियां रही हैं। इसीलिए तो ये कमियां हैं इनकी। इसलिए उपरोक्त कमियों तथा बाधाओं को दूर करके अल्पसंख्यकों को मिलने वाले संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपायों को समर्थन बनाया जा सकता है। तो उपरोक्त कारणों के संदर्भ में सुझाव पर चर्चा कर सकते हैं। फिर सच्चर कमेटी बनी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। तो इसने क्या कहा: भारत में मुस्लिम समुदायों की आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति की समीक्षा हेतु राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 17 नवंबर 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सच्चर कमेटी द्वारा मुसलमानों को सर्वाधिक पिछड़े समुदाय में से एक माना गया। मुसलमानों को सर्वाधिक पिछड़े समुदाय माना गया एक, और 6 से 14 वर्ष तक के 25% मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल नहीं गए थे। उन्होंने बताया कि 6 से 14 वर्ष के 25% बच्चे स्कूल तक नहीं गए हैं अभी। फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इनकी प्रतिशत 25% छात्रों में एक मुस्लिम तथा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 50% छात्रों में से एक मुस्लिम छात्र हैं। यानी जो ग्रेजुएशन करने वाले जितने बच्चे उनमें से 25 में से एक बच्चा ग्रेजुएशन कर पाता है और 50 बच्चों में से एक बच्चा है सो पोस्ट ग्रेजुएशन कर पा रहा है। सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी 4.9% है। फिर अखिल भारतीय लोक सेवा में इनकी भागीदारी 3.2% है। तो इतने ही प्रतिशत लोग भागीदारी कर पा रहे हैं उनमें, इन सेवाओं में। फिर सिफारिशें इनकी क्या थी? सच्चर कमेटी जो थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी और सच्चर कमेटी की सिफारिशें के बाद इनकी सिफारिशें थी: इनके लिए आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा मदरसा का आधुनिकीकरण किया जाए। फिर ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्व विकास को प्रोत्साहित किया जाए, कि ऋण दिया जाए तो स्वयं का विकास कर सकें। फिर कौशल विकास के द्वारा मुस्लिम विकास पर बल और विशेष क्षेत्र विकास पर बल, इनका क्षेत्र विकास बल। फिर वक्फ संपत्ति के बेहतर इस्तेमाल पर बल। सकारात्मक कार्यों के लिए इक्वल ऑपरेटिव कमीशंस यानी 2014 में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई, इस तरह से बनाई जाए। तथा नेशनल डेटा बैंक असेसमेंट ऑफ मिनोरिटी का गठन किया जाए। इसकी समीक्षा की है। निश्चित रूप से कमेटी की सिफारिशें भारत में मुसलमानों की स्थिति में सुधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से तथा 2006 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन करके कमेटी की सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है और अल्पसंख्यक मुसलमानों के विकास की दिशा में भी प्रयास जारी है। बावजूद इसके इन सिफारिशों की महत्ता तभी स्थापित होगी जब इनका दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए। अब अल्पसंख्यक विकास नीति और विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रयास, यानी विकास की अल्पसंख्यक के लिए जो नीतियाँ चलाई गई और कार्यक्रम चले गए, तो उनके लिए क्या प्रयास हैं? तो नीतिगत प्रयास किए गए हैं। जैसे
विविधता में एकता के आदर्श पर आधारित एकीकरण की नीति अर्थात अल्पसंख्यकों और भाषाई, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने हेतु उनके विकास में की मुख्य धारा में शामिल करना। तो उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, तो उनके लिए नीति बनाई गई। इस तरह एकीकरण की नीति के तहत विभिन्न विकास कार्यक्रमों के निर्माण करके अल्पसंख्यक विकास हेतु प्रयास जारी किए गए हैं। और योजनाओं के प्रयास, तो योजनाओं में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु वित्त निगम बनाया गया। फिर विकास के अन्य कार्यक्रम 15 सूत्री कार्यक्रम आया। इस तरह के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2018 में। फिर सीखो कमाओ योजना, उस्ताद योजना, नई मंजिल योजना, मौलाना आज़ाद मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन 1989। इस तरह की योजनाएं। फिर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और निःशुल्क कोचिंग के संबंध में योजना आई। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय स्लोपिंग योजना 2009 में आई। पढ़ो परदेश योजना, नालंदा परियोजना, नई रोशनी योजना 2012 में, जियो पारसी योजना 2014 में, फिर हमारी धरोहर योजना 2015 में, फिर शादी सगुन योजना 2017 में, और नीतिगत एवं योजनागत प्रयासों की समीक्षा सुझाव इस तरह से दिए गए। आप देख लेते हैं सारी योजनाओं को डिटेल से। अल्पसंख्यक और विकास नीति और विकास कार्यक्रम के रूप में प्रयास के अल्पसंख्यक की जो विकास नीतियाँ थी और विकास कार्यक्रम थे, तो उनके रूप में क्या प्रयास किए गए हैं। तो विविधता में एकता के आदर्शों पर आधारित एकीकरण की नीति अर्थात अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए उनके विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम आया। तो अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, इसने क्या किया, अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार, आय उत्पन्न करने वाले उद्यमों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराया और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया। फिर और विपणन सहायता प्रदान करना इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम का। इनमें नीतिगत योजनागत प्रयास किए गए। इसके तहत एकीकरण की नीति के तहत विभिन्न कार्यक्रम का निर्माण हुआ और विभिन्न कार्यक्रम निर्माण करके अल्पसंख्यक विकास हेतु प्रयास जारी किए गए। तो अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1994 में एक लाभ रहित कंपनी के रूप में स्थापना। तो अल्पसंख्यक जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने 1994 में एक लाभ रहित कंपनी के रूप में स्थापना की। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उनकी स्थिति सही हो। निगम के तहत संचालित प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं। तो सावधि ऋण योजना, तो सरकार ने इस तरह की योजना चलाई, सावधि ऋण योजना। इसमें स्टेट चैलेंजिंग एजेंसी के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 30 लाख तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। तो सावधि ऋण योजना आई। फिर लघु वित्त पोषण योजना, इसके तहत एनजीओ के माध्यम से अल्पसंख्यक स्व सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक लघु वित्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो लघु वित्त योजना थी ये। फिर महिला समृद्धि योजना, इसके तहत एसएचजी यानी स्व सहायता समूह में शामिल महिलाओं को 6 माह का व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को 1 लाख का लघु ऋण उपलब्ध कराना। तो अल्पसंख्यक जो हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए का लघु ऋण उपलब्ध कराना भी था। फिर शैक्षिक ऋण योजना, इसके तहत 30% ब्याज दर पर 4 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 20 लाख तक का ऋण देश के भीतर पढ़ने हेतु तथा विदेश में पढ़ने हेतु 6 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 30 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना।
तो इस तरह से ऋण उपलब्ध कराना था। अब कौशल से कुशलता योजना, कौशल में कुशलता योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है कौशल कुशलता योजना का? तो इसमें इसका उद्देश्य स्वरोजगार मजदूरी को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो कौशल योगदान में मतलब स्वरोजगार उत्पन्न हो, इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। फिर विपणन सहायता योजना, तो अल्पसंख्यक व्यक्तियों को स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करनी, यानी वस्तुओं का विपणन हो तो उसमें सहायता प्रदान करना है अल्पसंख्यक के व्यक्तियों के लिए। फिर अल्पसंख्यक विकास के अन्य कार्यक्रम, तो अल्पसंख्यक जो विकास है तो उसके विकास के अन्य कार्यक्रम क्या है इसके लिए? तो तो इसका उद्देश्य है जून 2006 में, तो जून 2000 इसमें है कि अल्पसंख्यक विकास के अन्य कार्यक्रमों में जून 2006 में घोषित एक व्यापक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुँचे। तो इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया, इसमें प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम है। तो इसका अलग से कोई बजट नहीं है और विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी योजनाओं का संचालित है प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम। इसके तहत 11 मंत्रालय द्वारा संचालित 24 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो 15 सूत्री कार्यक्रम में 11 मंत्रालय हैं और 24 ये योजनाएं हैं, उनको उन संबंध में चलाया गया है, लेकिन वर्तमान में कुछ बंद भी हो गई हैं। इनका उद्देश्य इस कार्यक्रम का 4 प्रमुख उद्देश्य हैं जिसके अंतर्गत 15 उपलक्ष्यों को शामिल किया गया है। तो 4 लक्ष्य हैं इसके, जैसे शिक्षा के अवसर को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत है एकीकृत बाल विकास योजनाओं की समुचित उपलब्धता, यानी बालकों का विकास हो, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता सुधार हो, फिर उर्दू शिक्षा हेतु अधिक संस्थान जुटाना, यानी संसाधन जुटाए जाएं, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए, मदरसा शिक्षा है जो उसका आधुनिकीकरण किया जाए, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र हेतु छात्रवृत्ति योजना है, अल्पसंख्यक समुदाय है तो उनके जो मेधावी छात्र हैं उन्हें शिक्षा भी दी जाए। तो पहला मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अवसर को बढ़ाना है और उसके अंतर्गत इनके ये और भी लक्ष्य हैं। मौलाना आज़ाद प्रशिक्षण, तो मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना, तो ये इनके उपलक्ष्य थे। फिर दूसरा लक्ष्य कि आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें, आर्थिक क्रियाओं में और रोजगार में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। तो इनके उपलक्ष्य हैं कि गरीबी इनका, और इसके अंतर्गत क्या है तो गरीबी के लिए रोजगार और मजदूरी रोजगार योजना, तो गरीब जो लोग हैं तो उनके लिए गरीबी के लिए मजदूरी रोजगार योजना है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, इन तकनीकी शिक्षा दी जाए उनमें कौशल का विकास हो, और आर्थिक क्रियाकलापों हेतु ऋण सहायता की योजना, आर्थिक क्रिया के लिए ऋण दिया जाए। फिर राज्य एवं केंद्र सरकारों में भर्ती में वृद्धि की जाए। तीसरा उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार, तो इनके जीवन स्तर में सुधार करना इनके, और इसके अंदर क्या करते हैं वो तो ग्रामीण विकास योजना में उचित हिस्सेदारी हो, यानी ग्रामीण में जो योजनाएं चले उनकी हिस्सेदारी अच्छी होगी तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। फिर अल्पसंख्यक समुदाय वाली गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार करना भी इनका उद्देश्य है, तो उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। अब सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और नियंत्रण, तो ये चौथा लक्ष्य है, सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम करना और नियंत्रण। तो सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम करना और सांप्रदायिक दंगों के लिए योजनाएं चलाना, दंगों से पीड़ितों को पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने, जो पीड़ित हैं उन्हें पुनर्वास मिल जाए। अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2018 में आया, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास योजना जिनको 2008-9 में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नाम से शुरू किया गया था। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है तो बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नाम से पहले शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक आबादी अधिक है
सामाजिक, आर्थिक और मूलभूत सुविधाओं के साथ पारंपरिक परिसंपत्तियों विकसित करना है। तो इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं और परिसंपत्तियां विकास हों। तो इस कार्यक्रम के अधीन जिन जिलों में कम से कम 25% अल्पसंख्यक आबादी है, वहाँ सामाजिक आर्थिक विकास स्तर एवं मूलभूत सुविधाएं राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं क्या है, राष्ट्र में जितना भी औसत है उससे भी नीचे हैं, तो उन्हें अल्पसंख्यक बहुल जिला के रूप में चिन्हित करके उनके विकास पर अधिक बल दिया जाए। तो उन जिलों को चिन्हित किया जाए और जहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं और उन्हें विकास किया जाए। वर्तमान में एमसीडी के स्थान पर विकास की 3 क्षेत्रीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। यानी विकास के लिए 3 क्षेत्रीय इकाइयों में प्रथम क्षेत्रीय इकाई अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, जिसमें 25% न्यूनतम अल्पसंख्यक आबादी होनी चाहिए। फिर दूसरी है द्वितीय क्षेत्रीय इकाई है अल्पसंख्यक बहुल गांव। तो गांव में 50% न्यूनतम आबादी होनी चाहिए। तो गांव का विकास जिसमें 50% अल्पसंख्यक हो, ब्लॉक मध्यम लेवल का जिसमें 25% अल्पसंख्यक हो। तृतीय क्षेत्रीय इकाई है अल्पसंख्यक बहुल शहर, यानी 25% न्यूनतम अल्पसंख्यक की आबादी उन शहरों में होनी चाहिए, तो उनका विकास करना। एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र यानी 60 और 40 के अनुपात में करते हैं। तो दोनों से मिलकर बनी होती है। उत्तर पूर्व के लिए 90 और 10 के अनुपात में ये वित्त प्रदान करेगी। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2020 तक मंत्रालय में कुल 700 इसमें क्या है तो इसमें चालू वित्त वर्ष के दौरान क्या है 724 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं जो हैं उनके लिए 457 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी ने मंजूरी दी थी। अब है सीखो कमाओ योजना। तो 2013-14 में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए यानी 14 से 35 वर्ष के जो कौशल विकास हेतु संचालित योजना है। तो 14 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, इसका 100% अनुदान केंद्र सरकार देगी। उद्देश्य इसका है अल्पसंख्यकों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार कर उनकी बेरोजगारी कम करना और अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कौशल का संरक्षण, उन्नयन तथा उनको बाजार के साथ जोड़ना। फिर मौजूदा कर्मियों के रोजगार परिपक्वता को बेहतर बनाना, उनके बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों में कमी लाना है। तो पढ़ाई रोजगार में जो पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच बच्चे, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई छोड़ने की संख्या में कमी करना है। पे हाशिए पर रह रहे अल्पसंख्यकों को आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध कराना, जिससे वह समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। तो इसके लिए ये थी सीखो कमाओ योजना। अब बढ़ते बाजार के अवसर, यानी इसमें क्या है बढ़ते बाजार के अवसर पर लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करके सक्षम बनाना है। 2021 में 180 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था। अब उस्ताद योजना। तो विकास हेतु पारंपरिक कलाओं शिल्पों में कौशल का प्रशिक्षण का उन्नयन करने के लिए उस्ताद योजना, यानी शिल्प कारीगरी में उनको प्रशिक्षण देने के लिए उस्ताद योजना आई। इसने 14 मई 2015 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वाराणसी से प्रारंभ हुई और 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है उस्ताद योजना। इसका उद्देश्य क्या है उस्ताद योजना का? तो इसका उद्देश्य सिद्ध हस्त कारीगर यानी शिल्पियों का क्षमता निर्माण करना, उनके माध्यम से युवा पीढ़ी को पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण देना, चिन्हित पारंपरिक कलाओं का मानक स्थापित करना, उन्हें संरक्षण देना, फिर पारंपरिक कौशल विश्व बाजार के साथ संबंध स्थापित करना,
यानी विश्व बाजार के साथ उन्हें संबंध स्थापित करना। मौजूदा कारीगरों की रोजगार परिपक्वता और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लोगों की स्थिति में सुधार करना। तो जो मौजूदा कारीगर होते हैं वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनकी स्थिति में भी सुधार हो सके। फिर हाशिए पर आ चुके अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका के साधन एकत्र करना एवं उन्हें मुख्य धारा में लाना। तो ये इनके उद्देश्य के लिए चलाई गई है। बढ़ते बाजार में अधिक से अधिक बढ़ते अवसरों का लाभ उठाना एवं उन्हें सक्षम बनाना। योजना के संघटक। तो इस योजना में संसाधनों के माध्यम से कौशल का उन्नयन हो, पारंपरिक कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर अनुसंधान विकास हेतु उस्ताद फेलोशिप, ताकि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाया जा सके। तो अनुसंधान विकास के लिए उस्ताद फेलोशिप दिया जाएगा और अनुसंधान बढ़े उनका। वे पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों का संग्रह करने हेतु शिल्प संग्रह को सहायता। फिर अल्पसंख्यक शिल्पकारों कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता। उत्पाद जो करते हैं वो उनके लिए सहायता। ज्ञान भागीदारी इनकी और भी योजना है। तो योजना के संगठन में वह ज्ञान भागीदारी। तो वस्त्र मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT द्वारा ज्ञान भागीदारी है। इनमें राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय पैकिंग संस्थान, क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषद, ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे काम करेंगे। फिर नई मंजिल योजना 2015 में आई। तो नई मंजिल योजना इसका काम है अल्पसंख्यकों हेतु एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका की पहल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको एकीकृत शिक्षा दी जाए और आजीविका की भी पहल की जाए उनके लिए। 2015 में प्रारंभ की गई थी और केंद्रीकृत योजना है ये जिसका 50% वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा होता है। तो 50% नई मंजिल योजना है, केंद्रीकृत योजना है। 50% जो वित्त देती है विश्व बैंक देती है अल्पसंख्यकों के लिए। 5 वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपए की लागत के साथ अनुमोदित और 1 लाख लाभार्थियों को लक्षित किया गया है नई मंजिल योजना में। 26 राज्यों ने 88 परियोजनाएं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 145 परियोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया है। तो 26 राज्यों ने 88 परियोजनाओं को क्रियान्वयन एजेंसी बन गई हैं वो, और 145 परियोजनाओं के माध्यम से इन्हें क्रियान्वयन किया है नई मंजिल योजना। तो नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है या रचनात्मक तौर पर नियोजन करना और उनको औपचारिक शिक्षा कौशल प्रदान करके सतत लाभकारी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करना है। तो गरीब जो अल्पसंख्यक युवा हैं तो उनको स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है या TC वगैरह नहीं है तो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए और लाभकारी उन्हें अवसर दिए जाए रोजगार के। अब है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए BPL परिवार, जो BPL कार्ड धारक हैं परिवारों के ड्रॉप आउट बच्चों को 8 से 10 तक की औपचारिक शिक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। जो BPL परिवार के ड्रॉप आउट बच्चे हैं यानी स्कूल जो बीच में छोड़ देते हैं तो उनको 10वीं तक की पढ़ाई शिक्षा उपलब्ध हो। एकीकृत शिक्षा प्रदान करना, कम से कम 70% प्रशिक्षित युवा हैं तो उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए और स्वास्थ्य जीवन कौशल के प्रति जागरूक हों, स्वास्थ्य के प्रति और जीवन कौशल के प्रति वो जागरूक हों। फिर अब है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल एकेडमी 2014 है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय मौलाना आज़ाद
कौशल एकेडमी, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को लाभकारी रोजगार और स्वरोजगार देने हेतु एक कौशल उन्नयन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी कौशल की आवश्यकता जो है उसको पूरा करना और रोजगार हेतु लाभकारी रोजगार हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना है। उन्हें उन सभी कौशलों में प्रशिक्षण देना जो वर्तमान भविष्य में बाजार मांग द्वारा निर्धारित हो रहे हैं। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय योजना, मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन 1989 में आया। तो इसका उद्देश्य क्या, जो समाज में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को शिक्षा की प्रोन्नति एवं विकास हेतु 1989 में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। तो केंद्र के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा पैसे मिलते हैं इसे मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन को। इसमें निम्न योजनाओं को चलाया जा रहा है, जैसे मतलब मौलाना आज़ाद शिक्षा फाउंडेशन है तो इसके तहत कौन कौन सी चल रही हैं। तो शिक्षित संस्थानों की अवसंरचना का विकास कर रहे हैं। एनजीओ की सहायता अनुदान योजना, यानी एनजीओ को भी सहायता दी जा रही है इसमें। फिर अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2003 दी जा रही है अल्पसंख्यकों को। अब फिर है इसमें अल्पसंख्यक हेतु गरीब नवाज कौशल विकास प्रशिक्षण। तो अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए गरीब नवाज कौशल विकास नवाज रोजगार योजना 2017 है। फिर नई मंजिल योजना के अंतर्गत मदरसा छात्रों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है, तो उसके लिए योजना है। फिर स्वच्छ विश्वविद्यालय पहल योजना भी इसमें चला रही है। मौलाना आज़ाद सेहत योजना है। 2021 के दौरान आरंभ नई योजनाएं की गई। तो 2021 में और नई योजनाएं आरंभ की गई जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स की योजनाएं, यानी उन्हें ब्रिज कोर्स करा दिया जाए जो ड्रॉप आउट हैं। फिर मदरसा प्रशिक्षण योजना, मदरसा में प्रशिक्षण दिया जाए। उस्ताद योजना के तहत हुनर हाट योजना, तो इस तरह की योजनाएं हैं। अब अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएं और निःशुल्क कोचिंग एवं समृद्धि योजना। तो छात्रवृत्ति के लिए और निःशुल्क कोचिंग से समृद्धि योजनाएं हैं। तो इनमें मैट्रिक पुणे एवं मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, नहीं 10वीं में कि उसके पहले या 10वीं के बाद छात्रवृत्ति दी जाएगी। नया सवेरा योजना आई, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं समृद्धि योजना थी। 2007 में प्रारंभ एवं 2017 में संशोधित। नई उड़ान योजनाएं हैं। नई उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है। तो नई उड़ान योजना जो है उसमें यूपीएससी, एसपीएससी, एसएससी आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के अल्पसंख्यक छात्रों हेतु वित्त सहायता है और क्रमशः 1 लाख रुपए, 50,000 और 25,000 का प्रावधान है इसमें। 2017 में प्रारंभ, 2019 में संशोधित हुआ। अब है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फाउंडेशन, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना 2009, फेलोशिप योजना 2009। इसमें 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना, जिनके अंतर्गत 6 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार के अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर शिक्षा हेतु 5 वर्ष तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यानी 6 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो परिवार हैं उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 5 वर्षों तक पैसे दिए जाएंगे। इसमें मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फाउंडेशन राष्ट्रीय फेलोशिप योजना 2009 की है इसमें। अब है पढ़ो परदेश योजना। तो यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जैसे 6 लाख वार्षिक आय से भी कम आय वाले परिवार हैं जो, उनके छात्रों को विदेश में अध्ययन हेतु ऋण पर ब्याज और सब्सिडी
का प्रावधान है, यानी वो ऋण लेते हैं तो उन्हें ब्याज दिया जाएगा, तो उनको ब्याज की छूट दी जाएगी और सब्सिडी का प्रावधान है ताकि रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके, तो अपनी रोजगार की क्षमता में वृद्धि कर सकें। अब है नालंदा। तो नालंदा परियोजना, तो यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के कौशल विकास हेतु, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के जो शिक्षक हैं उनमें और अच्छा कौशल विकसित हो, कार्यक्रम है उनके लिए है ये, जिसकी शुरुआत अलीगढ़ विश्वविद्यालय से की गई है। इनका उद्देश्य है कि शिक्षण नवाचारों के माध्यम से पेशेवर शैक्षिक विकास को बढ़ावा दिया, यानी पेशेवर अच्छा शिक्षण दिया जा सके और संकाय सदस्यों को नए तरीके से सीखने में मदद करना ताकि संकाय उत्कृष्टता को प्राप्त किया जा सके, यानी जो वहाँ के निकाय हैं तो उनको सीखने में अच्छी मदद हो। शिक्षा के साथ साथ समझ विकास को प्रोत्साहित करना, समझ की विकास हो उसको प्रोत्साहित करना। अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत प्रभावशीलता को स्थापित करना, यानी संस्था का जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाया जाए, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। अब है नई रोशनी योजना 2012। तो भारत में गरीब समुदाय की अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व में विकसित विकास हेतु, तो नई रोशनी योजना है तो गरीब समुदाय की जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनके नेतृत्व के विकास हेतु है। विकास हेतु 2012-13 में शुरुआत हुई और वर्तमान में 27 राज्यों में कार्य कर रही है नई रोशनी योजना। नई रोशनी योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं की प्रणाली से अंतःक्रिया हेतु प्रशिक्षण करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। अब उनको अधिकारों और कर्तव्यों के लिए जागरूक करना है। सरकारी लाभ के अलावा लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हें सेवाएं, सुविधाएं और कौशल का प्रशिक्षण देना है, यानी बाहरी लाभ प्राप्त कर सकें और उनकी सेवा और कुशल प्रशिक्षण दिया जा सके। अब है 2020-21 के दौरान इसमें जो नई मंजिल योजना थी इसमें 6000 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु 3.98 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। जियो पारसी योजना 2014 में आई। इसमें वैज्ञानिक नवाचार, ढांचागत क्रियाकलापों के माध्यम से पारसियों की जो गिरती जनसंख्या को रोकना है और भारत में इनकी जनसंख्या संतुलन को बनाए रखना है। तो पारसियों की जनसंख्या को जो गिर रही है उनको रोकना है, उनको संतुलन बना रहे, पारसी भारत में बने रहे। फिर हमारी धरोहर योजना 2015 में, तो भारतीय संस्कृति के समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विकास विरासत को सुदृढ़ करने के लिए है, यानी हमारी जो धरोहर है तो उनका भी सुदृढ़ किया जाए और समृद्ध रहे। अब है शादी शगुन योजना 2017 में आई। तो अल्पसंख्यक महिलाओं को शैक्षिक सशक्तिकरण करना है। जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं तो उनको शिक्षा देना और सशक्तिकरण करना है। इस हेतु विवाह समारोह के अंत में दुल्हन को उच्च शिक्षा हेतु 51,000 का शगुन देने का प्रावधान है ताकि अपनी आगे की पढ़ाई स्नातक तक पूरी कर सकें। तो शादी शगुन योजना है। फिर नीतिगत एवं योजनागत प्रयास, समीक्षा एवं सुझाव। तो नीतिगत और योजनागत जो प्रयास है, तो नीतिगत योजनागत प्रयासों के माध्यम से जो किए गई हैं उनकी समीक्षा है। तो उपरोक्त जो योजनाएं हैं नीति निश्चित रूप से उपरोक्त विकास योजनाओं के
अब है नीतिगत योजनागत प्रयास की समीक्षा। तो निश्चित रूप से उपरोक्त विकास योजनाओं के स्वरूप में किए गए प्रयासों से अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में सुधार हुआ है। तो उपरोक्त जो उपलब्धियां हैं उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। भारत का अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी समस्याओं में निरंतरता बनी हुई है। तो इसमें शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट और समस्याएं की चर्चा करनी है। मूलतः मुस्लिम अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के संदर्भ में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो कारण क्या है उनके, मतलब असफलताओं के कारण उत्तरदायी है। तो नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के मूल पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी नीतियों का निर्माण किया जाता है, निर्माण के समय उनकी आवश्यकताओं परिस्थितियों को मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर उनके क्रियान्वयन के स्तर पर दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है, समन्वय का अभाव है, योजनाओं का राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार फलतर जन भागीदारी का अभाव है। मुख्यतः मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है, धार्मिक रूढ़िवादिता, गरीबी आदि का होना, साथ ही जनसंख्या वृद्धि के और उच्च दर का होना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सरकार के पास वित्त का अभाव है। अतः ज़रूरत है कुछ सुझावों पर अमल करने की। जैसे सुझाव हैं जो, तो सुझावों के अंतर्गत हैं विकास नीतियों एवं कार्यक्रम का निर्माण इनकी आवश्यकताओं परिस्थितियों मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाए, इन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए, योजनाओं के राजनीतिकरण पर रोक लगाई जाए। फिर इसके विकास में एनजीओ और एसएसजी, एनजीओ यानी स्व सहायता समूह और एनजीओ यानी गैर सरकारी लाभकारी जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं, और एसएसजी स्व सहायता समूह जैसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए। फिर आधुनिक शिक्षा के प्रसार द्वारा इनके विकास हेतु विकास लाभ को प्राप्त करने और हेतु जागरूकता विकसित करने के विकास की प्रक्रिया को सहभागी बनाया जाना चाहिए। इनकी शिक्षित और जागरूक करके, तो इनको क्या करना चाहिए, शिक्षित करके और जागरूक करके समान नागरिक संहिता के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाए, उनकी स्वीकृति सहयोग समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। तो ये सारे प्रयास किए जा सकते हैं। अब है अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा। तो इन अल्पसंख्यकों के आरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श की प्राप्ति हेतु संरचनात्मक भेदभाव की नीति के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श की प्राप्ति के हेतु क्या किया गया है, संरचनात्मक भेदभाव की नीति के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो भारत का जो संविधान है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। भारत में आरक्षण की 4 श्रेणियां विद्यमान हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, जिनमें केवल एससी धर्मनिरपेक्ष है। केवल हिंदुओं के बाद ही बौद्ध और सिख भी इसमें शामिल हैं। तो एससी बस जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, तथा एससी जो एससी है और ओबीसी है, एससी और ओबीसी धर्मनिरपेक्ष हैं और इनके तहत अन्य धर्मावलंबियों को भी आरक्षण प्रदान करके सामाजिक न्याय से युक्त विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। फिर 2024 में अल्पसंख्यकों के आरक्षण के मामले पर विचार करते हुए रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने वर्ष 2007 में निम्न सिफारिशों की प्रस्तुत की, मतलब बहुत सारी सिफारिशें उन्होंने दी। तो सिफारिशें क्या थी कि अल्पसंख्यकों को केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में तथा शैक्षिक संस्थाओं में 15% आरक्षण दिया जाए। जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें केंद्र और राज्य दोनों की और शैक्षिक संस्थाओं में भी उन्हें 15% आरक्षण दिया जाए, जिसमें 10% मुसलमानों को, 5% अन्य अल्पसंख्यक वर्ग को दिया जाए। उन्होंने ये मतलब सिफारिश की थी। अनुसूचित जाति एससी की श्रेणी को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए और अल्पसंख्यक दलितों एवं निम्न स्तर वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाए। जो निम्न स्थिति है तो उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए।
फिर इसका है भारत सरकार द्वारा विपक्ष की विपक्ष की जो मांग है, तो विपक्ष विशेष मांग पर 2009 में इस रिपोर्ट को संसद में रखा गया, जिसके कुछ राजनीतिक दलों ने आलोचना करते हुए संबंध में संवैधानिक विरोधी बताया, आरक्षण की को संवैधानिक विरोधी बताया। जनवरी 2022 को कांग्रेस सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान में प्रवेश हेतु ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के कोटे में से 4.5% अल्पसंख्यकों को आरक्षण, यही 27% जो ओबीसी के लिए था, उसी आरक्षण में से 4.5% अल्पसंख्यकों को दे दिया। तो 19 मई 2012 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण के तहत अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण के निर्णय को खारिज कर दिया। तो आंध्र प्रदेश ने खारिज कर दिया। फिर 13 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के उपरोक्त निर्णय पर रोक लगाने के संबंध में केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। यानी केंद्र सरकार ने इस मामले जो थे आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के, तो उसको खारिज करने के लिए अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और सरकार से पूछा कि ओबीसी के 27% आरक्षण में से 4.5% अल्पसंख्यकों के आरक्षण देने का आधार क्या है, क्यों आप उनमें से दे रहे हैं, तो आधार क्या है। इस पर सरकार द्वारा अभी तक कोई कागजात या सुप्रीम कोर्ट में नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह से हाल में महाराष्ट्र में शिक्षा में अल्पसंख्यकों के आरक्षण का मुद्दा और समय समय पर कई नेताओं राजनीतिक दलों द्वारा अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की मांग करके उनको एक मुद्दे के रूप में बनाए रखा है और अभी भी यह प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। फिर इसकी समीक्षा है कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के पीछे अन्य किसी समुदाय को आरक्षण देने के पीछे का आधार सामाजिक न्याय से युक्त विकास का लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का पीछे का उनका समुदाय के पीछे लक्ष्य क्या है, समाज में न्याय युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो भारतीय समाज सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा कौन है, तो ये जानना है कि समाज में पिछड़ा कौन है, इसकी पहचान करने के लिए, तो पिछड़ा कौन है इसकी पहचान करने में जनजातियों को आधार माना गया कि कौन पिछड़ा, तो जाति और जनजातियां पिछड़ी हैं। इसी आधार पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। चूँकि अनुसूचित जातियों की श्रेणी केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित है, अनुसूचित जातियां हैं वो केवल हिंदू धर्म तक सीमित हैं, इसलिए अन्य धार्मिक समुदाय को ओबीसी एवं एसटी में समायोजित किया गया है। तो अन्य धर्म जो है तो समुदाय हैं, अन्य धार्मिक समुदाय को उनको ओबीसी और एसटी में समायोजित किया गया है। और 2019 में आंशिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी आंशिक रूप से जो पिछड़े हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग की एक अन्य श्रेणी बनाकर उसमें भी समायोजित करने का प्रयास किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस की भी एक श्रेणी बनाई गई है। परंतु आज भी सच्चर कमेटी द्वारा भारतीय मुसलमानों को सर्वाधिक पिछड़ा समूह के रूप में चिन्हित करना एवं धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इस संदर्भ में आरक्षण का मानवतावादी दर्शन सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान और 2012 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में यह निष्कर्ष है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। यानी भारत में क्या है, धर्म जो है तो धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। फिर धर्म के आधार पर आरक्षण के मानवतावादी दर्शन के अनुरूप नहीं है, चूँकि ऐसी स्थिति में सभी अल्पसंख्यक धर्म अमीर वर्ग के लोग इसका लाभ प्राप्त कर लेंगे। और तो इस तरह अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यक में जो अमीर लोग हैं वो भी इसका लाभ प्राप्त कर लेंगे और समाज के पिछड़े वर्ग तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए भी धर्म के आधार पर आरक्षण
उचित नहीं है। तो धर्म कोई आधार नहीं है आरक्षण देने का। यदि मुस्लिम समुदाय में अति पिछड़ा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय अगर बहुत ज़्यादा पिछड़ा समुदाय है, तो क्या है, सच्चर कमेटी इसलिए अनुसूचित जाति यानी SC की श्रेणियों को भी धर्मनिरपेक्ष बनाकर, यानी SC की जो श्रेणी है उसको भी धर्मनिरपेक्ष बनाकर मुस्लिम, दलित, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिक निचले पैदान परिस्थिति और लोगों को इसके तहत आरक्षण दिया जा सकता है। तो अन्य जो लोग हैं उनको भी मतलब मुस्लिम के साथ दलित, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक हैं तो निचले पैदान पर रहते तो उनको भी आरक्षण देना चाहिए। अति संवेदनशील वर्ग में जनजातियाँ, तो जनजातियों की स्थिति अति संवेदनशील वर्ग में। तो जनजातियों का अर्थ क्या है, पहले तो सामान्य अर्थों में जनजाति वह पिछड़ा समुदाय जिनको मानव समाज के उद्विकास क्रम में प्रारंभिक समूह माना जाता है। तो जनजातियां वे जिन्हें मानव का उद्विकास हुआ जब तो उन्हें प्रारंभिक समूह माना जाता है, जो प्राय जंगलों पहाड़ों में रहती हैं और जिनका एक विशेष नाम है, धर्म है, संस्कृति है एवं विशेषताएं होती हैं, जैसे गारो, खासी और भील। तो भारतीय संविधान में जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन जो जंगलों में रहती हैं, पहाड़ों पर रहती हैं, पिछड़ी हैं, उनको जनजाति कहेंगे। अब इसमें है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 और 25 के अनुसार कोई जाति या जनजाति समुदाय का कोई भाग या समूह जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित करते हैं, यानी वो सूचित करें राष्ट्रपति करते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। तो उन्हें राष्ट्रपति अगर अनुसूचित करेंगे तो वो जनजाति कहलाएगा। राष्ट्रीय किसी आधार पर किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित करेंगे, इसके बारे में भी संविधान में कोई वर्णन नहीं है। मतलब राष्ट्रपति किस तरह से करेंगे इसका संविधान में वर्णन नहीं है, परंतु अभी तक इस संदर्भ में व्यवहारिक रूप में लोकूर समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर लाया जाता है, जो निम्न है, यानी मापदंड होते हैं जिनके आधार पर वो चुनते हैं। जैसे आदिम जातीय गुणों में जो आदिम जातीय होती हैं उनके समान गुण हो, फिर अनोखी संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव हो, आम लोगों से संपर्क करने में कतराना और पिछड़ापन हो, तो इन आधार पर उन्हें माना जाएगा कि वो आदिम जाति हैं। अब आदिम जातियों का स्वरूप, भौगोलिक रूप से कहाँ है वे, और भारत में जनजाति की प्रमुख समस्याएं किस तरह से। तो आदिम जातियों का भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं पहले। तो जनजाति समुदाय भारतीय समाज का प्रमुख अति संवेदनशील वर्ग है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं, यानी जनजातियां भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में रहती हैं। भारतीय जनजाति का स्वरूप, तो वर्तमान में 705 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है, यानी 705 समुदाय हैं जो अनुसूचित हैं, जिनमें 75 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी PVTG बोला जाता है, यानी विशेष रूप से हैं वो। 705 में से 75 विशेष रूप से पिछड़ी हैं। तो भारतीय जनजाति में 32.6% ईसाई, 1 करोड़ जनजाति शहरों में निवास करती हैं। तो 1 करोड़ जो जनजातियां हैं वो शहरों में निवास करती हैं। इनमें जनजाति समुदायों में आरक्षण दर 49.7 और भारतीय जनजातियों में लिंग अनुपात 990 है तथा शिशु लिंग अनुपात 957 है। भारतीय जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, तो भौगोलिक विस्तार में कहाँ है, तो भारतीय जनजातियाँ कुल जनसंख्या 10 करोड़ है, जिनमें से अधिकांश जनसंख्या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास करती हैं। तो इन क्षेत्रों में निवास करती हैं ये जनजातियाँ। सर्वाधिक राजवर जनजातियाँ क्रमशः लक्षद्वीप में 94% हैं। तो
सर्वाधिक जनजातियाँ लक्षद्वीप में हैं। उसके बाद मिजोरम में 94% है। तो सबसे पहले लक्षद्वीप में है 94.8 और फिर मिजोरम में 94.4, नागालैंड में 86%, मेघालय में 6.1% निवास करती हैं। तो लक्षद्वीप है, मिजोरम, फिर नागालैंड, मेघालय में निवास करती हैं। सबसे कम राज्यवार जनजातियाँ क्रमशः उत्तर प्रदेश में 0.6% हैं। तो सबसे कम जनजाति वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। फिर तमिलनाडु में 1.1, बिहार में 1.3, केरल में 1.5, इस तरह से वो निवास करती हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में किसी समुदाय को जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं किया है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन चारों में कहीं भी जनजातियां नहीं हैं। तो निष्कर्ष के समकालीन भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण और स्थानीय गतिशीलता में होने वाली वृद्धि ने जनजातियों को उपरोक्त भौगोलिक विस्तार को मिश्रित कर दिया है। यानी वो किस भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं तो उनको अब मिश्रित कर दिया है। फलतः जनजातियां आज भारत के अन्य क्षेत्रों में दृष्टिगत है, यानी कई कई क्षेत्रों में मिलती हैं। भारत में जनजातियों की समस्याएं, तो उन्हें समस्या क्या है, तो गरीबी एवं ऋणग्रस्तता है, जैसे सांस्कृतिक विघटन है, धर्मांतरण की समस्या, शिक्षा पिछड़ापन है और भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन, इस तरह की समस्याएं हैं। तो भूमिका क्या है पर जनजातियों की, तो जनजाति समुदाय भारतीय समाज का प्रमुख अंग है, जिनको पिछड़ा समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया है। पिछड़ा समुदाय के रूप में भारत का जनजाति समाज कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। तो जनजाति समाज कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। समस्याएं हैं निरक्षरता और अशिक्षा की समस्या, निरक्षर है और अशिक्षित भी हैं। तो भारतीय जनजातियों में निरक्षरता लगभग 41% है। 41% जनजातियाँ यानी शिक्षित नहीं है, जबकि राष्ट्रीय अनुपात में 27% होना चाहिए। राष्ट्र के स्तर पर 27% होना चाहिए जो, तो वो 41% तक हैं। फलतः अन्य विभिन्न समस्याओं का उद्भव हो रहा है और जानकारी नहीं होने से विकास के लाभों से वंचित होने, जानकारी नहीं किसी चीज़ की तो लाभों से वंचित हैं। जागरूकता के अभाव के कारण साहूकारों, महाजनों के द्वारा शोषण होता है और मानव संसाधन के रूप में समुचित विकास नहीं होने से वे विकास के अवसरों से वंचित है, यानी खुद विकसित नहीं है मानव संसाधन के रूप में। रूढ़िवादिता है, फलतः इनका विकास दुष्प्रभावित है। अब है गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या। तो गरीबी है और ऋणग्रस्तता यानी बंधुआ मजदूरी एवं भूमि से अलगाव संभव। तो गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या है जो, तो इसमें क्या है, बंधुआ मजदूरी की समस्या है और भूमि से अलगाव भी है। फिर भूखमरी और कुपोषण विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं वे। फिर जनजाति महिलाओं में वेश्यावृत्ति और यौन संबंधित बीमारियां भी होती हैं। नस्लीकरण एवं अपराध, तो इन सारी चीज़ों से भी ग्रसित हैं। भूमि अलगाव एवं विस्थापन की समस्या, तो भूमि के अलगाव की और विस्थापन की समस्या यानी भूमि नहीं होने पर कृषि मजदूर बनने पर विवश हो, यानी भूमि उनके पास नहीं है तो वे इसीलिए कृषि मजदूर हैं। 1961 में 20% जनजातियाँ कृषि श्रमिक थी, जो बढ़कर 2011 में 44% हो गए हैं, यानी पहले 20% थी अब दोगुनी से ज़्यादा हो गई हैं। तो अब मतलब वो कृषि श्रमिक में विस्थापित हो गई हैं। विकास योजनाओं के कारण की भूमि का अधिग्रहण हुआ है, विकास योजनाएं आई तो उनका भूमि छीन ली गई, फलतः इनका विस्थापन हो गया और समुचित पुनर्वास का अभाव, यानी पुनर्वास हो नहीं सका, जिसके कारण भारत के कुल विस्थापन का 55% जनजातियाँ विस्थापित हो गई हैं। तो 55% जनजातियाँ विस्थापन की समस्या है उन्हें, इनका प्रवास के लिए विस्थापन हुआ है। गरीबी और ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई है प्रवास से। फिर तनाव और कुंठा का उद्भव हुआ है। तो समस्याएं, फिर सांस्कृतिक क्षरण, इनकी संस्कृति खत्म हुई है, यानी क्षरण हुआ है संस्कृति का, और विलुप्तता की समस्याएं आई हैं, यानी विलुप्त होने की समस्या में तो संस्कृति क्षरण और विलुप्तता की जो समस्या है उस समस्या में है पहचान का संकट, कि उनकी पहचान संकट उत्पन्न हुई है। अब जनजातीय निर्जातिता से वृद्धि, जनजाति जो है उनकी निर्जातिता से वृद्धि हुई है। निर्जाति संघर्ष यानी अपनी जाति के संघर्ष के कारण उग्रवाद का उद्भव हुआ है।
अब विलुप्त होती जनजातियाँ जैसे सैम्पैन 214 बची हैं, जारवा 200 बची हैं, ओगे 97 बची हैं। इस तरह से कुछ सैंडलीज 80 हैं, ग्रेट अंडमानी 26 हैं। तो इस तरह से जो जनजातियाँ तो इतनी ही संख्या में बची हैं और बाकी विलुप्त हो गई हैं, जिसके कारण भारतीय विविधता को खतरा है, यानी अब विविधता खत्म हो रही है इनकी जनजातियों की। तो कुछ बहुत गंभीर हो गई हैं। धर्मांतरण की समस्या, तो इनका सांस्कृतिक क्षरण हुआ है, संस्कृति बदल दी गई, धर्मांतरण हो गया है, इनकी पहचान का संगठन की कोई विशिष्ट पहचान नहीं बची है और सांप्रदायिकता का उद्भव हुआ है। तो धर्मांतरण की समस्या भी इनके साथ है। अब जनजातीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारण, तो कारण कौन से हैं? तो औपनिवेशिक शासन के काल में संबंध इनका कारण भी रहा है और फिर स्वतंत्रता काल से संबंधित कारण भी रहे हैं। तो दो प्रकार के इनके कारण रहे हैं। जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु के प्रयास क्या किए गए हैं? तो नीतिगत, संवैधानिक, वैधानिक प्रयास, योजनागत प्रयास हैं, प्रयासों का मूल्यांकन और सुझाव। तो इस तरह के इनमें प्रयास किए गए हैं। नीतिगत, मूल्यांकन, योजनागत, तो ये इन सारी को चीज़ों को तो यहीं आगे पढ़ चुके हैं या पढ़ना है अभी। तो जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास, तो पढ़ते हैं। मूल्यांकन सुझाव में प्रयास कैसे हैं? तो जनजातीय विकास नीति, उनके विकास के लिए एकीकरण की नीति आई। तो इनकी जनजातीय विकास नीति जो है, इनकी भूमिका क्या है? तो ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत का जनजातीय समुदाय पृथक, आत्मनिर्भर और खुशहाल था और ब्रिटिश शासन काल में जनजातियों का मुख्य समाज के साथ संपर्क हुआ और ढेर सारी समस्याओं का उद्भव हुआ। जनजातियों से संबंधित सातवीकरण, पृथक्करण की नीति का अभाव हुआ। तो अव्यवहारिक एवं अतार्किक थी। तो पृथक्करण की नीति जो थी जनजातियों की सातवीकरण में, तो वो अव्यवहारिक और अतार्किक थी। फलतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी जनजातीय समुदाय कई समस्याओं से ग्रसित रही और फलतः आज़ादी के बाद जनजातीय विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकीकरण की नीति प्रस्ताव में लाई गई। जनजातियों से संबंधित एकीकरण की नीति का अर्थ क्या है और लक्षण? तो जनजातियों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाने पर बल दिया जाएगा। तो और जनजातियों को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता दी गई और इस हेतु जनजातीय एकीकरण के संदर्भ में नेहरू जी का पंचशील का सिद्धांत था जनजातियों को एकीकरण के संबंध में। तो जनजातियों का विकास उनके विकास के लिए क्या कदम उठाए गए? तो जनजातियों का विकास उनकी प्रकृति के अनुसार हो, पर उन पर कुछ भी थोपा ना जाए, यानी उनकी जिस तरह से वो चाहती हैं उसी के अनुसार उनका विकास, उन पर कुछ जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। जनजातीय विकास उनके समाज एवं संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए करना चाहिए, यानी उनकी जो समाज है, उनका जो संस्कृति है, उसी के अनुसार होना चाहिए। फिर जनजातीय समुदाय क्षेत्रों के विकास और प्रशासन हेतु बाहरी लोगों के उपयोग पर कम से कम बल दिया जाए, यानी उनके प्रशासन जो चलाना है तो वो बाहरी लोग ना चलाएं बल्कि वही लोग चलाएं। फिर जनजातीय विकास का मूल्यांकन गुणात्मक अर्थों में किया जाए। गुणों के विकास कितना हुआ है तो गुणों के आधार पर किया जाए। अब है भूमि एवं वनों पर जनजाति के अधिकारों को मान्यता दे दी जाए। तो इस तरह से पंचशील सिद्धांत थे ये। अब मूल्यांकन एवं समीक्षा, तो स्वतंत्र भारत की एकीकरण की नीति लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप है। तो अब स्वतंत्र भारत की एकीकरण की जो नीति अपनाई गई वो लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुकूल है। एकीकरण की यह नीति ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से मेल खाती है। तो एकीकरण की नीति है तो ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से मेल खाती है। अब एकीकरण की यह नीति भारतीय समाज की बहुलक प्रगति एवं भारतीय संविधान की विविधता में एकता के आदर्श के अनुरूप है, यानी भारत विविधता में एकता है तो उसी के अनुसार है। इसीलिए एकीकरण की यह नीति सर्वाधिक प्रचलित, मान्य और सफल है।
अब जनजातियों के रक्षोपाय हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। तो जनजातियां हैं तो जनजातियों के रक्षोपाय के लिए क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए। तो जनजातियों के रक्षोपाय के लिए कौन से संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किए गए। तो इसमें है अनुच्छेद 15 में, 16 में और 19 में आदि द्वारा कुछ निश्चित अधिकारों का संरक्षण है। तो सभी के लिए हैं वो 15, 16 और 19। तो इसमें निश्चित अधिकार संरक्षण दिया गया है। फिर अनुच्छेद 46 में है जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 46 में अब अनुच्छेद 330 और 332 और 335 में क्रमशः लोकसभा, विधानसभा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 330 में, 332 में, 335 में है। अनुच्छेद 164 है तो इसमें जनजातियों के लिए प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी एक प्रभारी मंत्री होगा। अनुच्छेद 368 है तो 368 में जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी विशेष अधिकारी होगा। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र यानी 6वीं अनुसूची के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 244 में क्या अनुसूचित जनजाति जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है और 6वीं अनुसूची है उनके प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 275 तो 275 में जनजातीय विकास हेतु विशेष अनुदान का प्रावधान है कि जनजातियों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। तो 275 में है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1993 में और 2003 में हुई। तो जनजाति आयोग है जो उसकी स्थापना 1993 में फिर 2003 में हुई। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, अनुसूचित जनजातियों के लिए वित्त के लिए और विकास निगम की स्थापना हुई। फिर वन अधिकार 2006 में दिए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल आदिवासियों के संरक्षण के लिए संशोधन विनियमन 2012 में आया। तो अंडमान जनजातियों की संरक्षण के लिए अंडमान द्वीप समूह के संशोधन 2012 में आया। फिर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 आया कि उनका पुनर्वास किया जाए। SC/ST अत्याचार निरोध अधिनियम 2018 आया, उनको अत्याचार से बचाया जाए। तो मूल्यांकन है, उनके सुझाव हैं। तो उपलब्धियां तो इनमें क्या है, निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों से जनजातियों के लक्ष्योपाय एवं बाहरी सफलता हुई है और उनके जीवन स्तर में भी सुधार, उनके शिक्षा स्तर में सुधार और स्वास्थ्य स्तर में सुधार, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि आदि संभव हुआ है। लेकिन कमियां भी हैं, परंतु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं क्योंकि संविधान और कानून में अस्पष्टता है। लेट लतीफ़ जटिल महंगी न्याय व्यवस्था है। ST में गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव है। गरीबी भी है, अशिक्षा भी है और जागरूकता भी नहीं है। फिर कानून प्रवर्तन एजेंसियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, यानी प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जनजातियों में स्वयं को अलग थलग एवं संरक्षित रखने की प्रवृत्ति है। तो जनजातियां स्वयं को अलग थलग ही रखना चाहती हैं। विशेष कानूनी प्रावधानों में निहित कमियों, जैसे 5वीं अनुसूची में तो कानून जो है तो उनमें कमियां भी निहित हैं। वन अधिकार अधिनियम से संबंधित कमियां हैं, तो इनके सुझाव दिए गए हैं। तो सुझाव है कि सामान्य कानूनी प्रावधानों के लिए सुझाव, ऐसे यानी संविधान एवं कानून का यथासंभव स्पष्टीकरण किया जाए ताकि इसमें निहित जटिलता को समाप्त किया जा सके। तो कानून में जटिलता को पहले समाप्त किया जाए। फिर न्याय व्यवस्था से संबंधित अवसंरचना का विकास, न्याय व्यवस्था जो है उसमें अवसंरचना का विस्तार किया जाए और त्वरित न्याय व्यवस्था लागू की जाए। फिर और भी सुझाव दिए गए हैं। तो इसमें गरीब जनजातियों हेतु निःशुल्क न्याय प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की जाए।
तो गरीब जनजातियां हैं उनको निःशुल्क न्याय दिया जाए। जनजातियों की शिक्षा के प्रसार द्वारा उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कानूनी प्रावधानों को लागू किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त न्याय व्यवस्था की स्थापना की जाए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। विशेष संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में सुझाव यानी विशेष संविधान के प्रावधान में सुझाव दिए जाएं। वह 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान के संबंध में सुझाव, जैसे 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित सुझाव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित सुझाव, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सुझाव। तो इस तरीके के सारे सुझाव बनाए जाएं 5वीं 6वीं के प्रावधान के संबंध में सुझाव। तो अब है 5वीं 6वीं अनुसूची के संबंध में सुझाव। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया है और वन एवं जनजाति वन अधिकार अधिनियम 2006, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 बनाया गया वन अधिकारों के संबंध में। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनः स्थापन अधिनियम 2013 एवं भारतीय जनजातियाँ और इन संबंध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया है और जाति विकास योजनाओं हेतु प्रयास। तो इस तरह से ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं।